ऑफिस की टेंशन लेकर ही आपकी यह हालत हो गई है। तो रघुवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बाबा, ऑफिस की टेंशन नहीं लूंगा बस। वैसे भी अब यह सब काम संभालने के लिए राजन तो है ही ना। यह सुनकर रचना हौले से मुस्कुराई तो राजन ने लपक कर आगे बढ़ते हुए कहा कि पापा जी, आप क्यों चिंता करते हैं। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया और राजन दवाई लेने के लिए कार लेकर निकल गया। रचना और राजन की शादी को 5 महीने हो चुके थे। राजन रचना के घर पर ही रहता था क्योंकि रचना अपने पिता की इकलौती बेटी थी और वह बुढ़ापे में अपने पिता के साथ ही रहना चाहती थी। राजन को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि राजन एक अनाथ लड़का था। इस दुनिया में रिश्तेदार के नाम पर उसका कोई नहीं था। तो राजन ने भी कहा कि शादी के बाद वह रचना के साथ उसके ही घर पर रह लेगा। शादी के बाद से राजन और रचना बहुत ही खुश थे। रघुवीर जी भी खुश थे कि अपने जीते जी उन्होंने अपनी बेटी का घर तो बसा ही दिया था, इसके साथ ही बिजनेस को संभालने के लिए भी अच्छा लड़का उन्हें मिल गया था। राजन रचना पर जान छिड़कता था। वह दिन भर उससे प्यार जताता रहता था। राजन की जिंदगी में आने के बाद रचना को ऐसा लगता था जैसे वो कोई राजकुमारी हो। राजन हर पल उसे स्पेशल फील करवाता रहता था और इसके साथ ही वह ऑफिस का काम भी बहुत अच्छे से संभाल रहा था और जब जरूरत पड़ती तो वह रघुवीर जी का भी खूब ध्यान रखता था। रघुवीर जी तो सोच रहे थे कि ऐसा हीरे जैसा दामाद पाकर वह धन्य हो गए हैं। रचना भी पहले ऑफिस जाती थी लेकिन राजन के आने के बाद से वह ऑफिस की तरफ से निश्चिंत हो गई थी और घर पर रहकर अपने पापा के साथ समय व्यतीत करती थी। उनका ध्यान रखती थी क्योंकि बुढ़ापे में रघुवीर जी का शरीर कमजोर होता जा रहा था और उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी। रचना एक बेटी का फर्ज निभाने के लिए हर पल तत्पर रहती थी और रघुवीर जी खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे कि उनकी बेटी और दामाद बुढ़ापे में उनका इतना ध्यान रख रहे हैं। एक दिन सुबह सवेरे रचना रसोई में राजन का फेवरेट पनीर पराठा बना रही थी। तभी राजन ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कानों के पीछे हल्के से अपने ओठों की चोंच से उसे सहलाने लगा। तो रचना सिहर उठी और धीरे से बोली, मुझे पराठा बनाने दो ना, ये आप क्या कर रहे हैं। तो राजन ने कहा, अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूँ। अगर तुम इतने प्यार से मेरे लिए पराठा बनाओगी तो क्या मुझे तुम पर प्यार नहीं आएगा। रचना ने पराठा प्लेट में डालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब बातें मत बनाओ, या पराठा खाकर बताओ कैसा बना है। राजन ने उसे खींचकर उसके माथे को चूमते हुए कहा कि तुमने बनाया है तो बढ़िया ही बना होगा। रचना शर्मा गई और कहने लगी, अच्छा चलो तुम नाश्ता करो, मैं पापा को भी नाश्ता देकर आती हूँ। नाश्ता करने के बाद राजन ऑफिस चला गया और रचना खुद नाश्ता करने लगी। तभी उसकी बाई का फ़ोन आया और उसने बताया कि मैडम, मैं 1 महीने के लिए गांव जा रही हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मैं अपनी जगह दूसरी बाई को भेज रही हूँ लेकिन वह शाम तक ही आ पाएगी। रचना ने कहा, कोई बात नहीं, दिन भर मैं काम देख लेती हूँ, लेकिन शाम तक तो दूसरी बाई पक्का आ जाएगी ना। तो उसकी बाई ने कहा, हाँ मैडम, शाम को वह ज़रूर आ जाएगी। फिर रचना ने घर की थोड़ी साफ सफाई की, पौधों में पानी डाला और थोड़ी देर आराम करने के बाद दोपहर का खाना बनाकर उसने अपने पापा को खाना दिया, दवाई दी। उसके बाद खुद भी खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही उसने अपने पति राजन को वीडियो कॉल लगा दिया। उसका पति राजन ऑफिस में ही था। वह वीडियो कॉल पर उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था। रचना ने थोड़ी देर बाद कहा कि अब तुम काम करो, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद उसकी आंख लग गई। शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो उसकी नींद टूटी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही वह बोल पड़ी, नमस्ते मैडम, मेरा नाम कम्मू है, मुझे कजरी ने घर का काम करने के लिए भेजा है। रचना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ कम्मू, अंदर आओ, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। रचना ने उसे काम समझा दिया और कम्मू फुर्ती से अपना काम निपटाने लगी। शाम को जब वह काम निपटा कर रसोई से बाहर निकली, उसी समय राजन घर आया था और वह सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे की ओर जा रहा था। उसे देखते ही कम्मू के मुँह से चीख निकल गई और घबराती हुई घर से बाहर जाने लगी। राजन तो अपने कमरे में चला गया था लेकिन हॉल में बैठी रचना को यह दृश्य देख लिया था। उसने भागती हुई कम्मो को रोक कर कहा, कम्मो एक मिनट रुकना जरा। कम्मो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। उसने माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। रचना ने उसका कंधा पकड़कर पूछा, क्या हुआ कम्मो, तुम चीखी क्यों और इस तरह से भागकर क्यों जा रही हो। कम्मो कहने लगी, मैडम वो कुछ नहीं। उसकी घबराहट देखकर अब रचना का मन अनजानी शंकाओं से घिरने लगा। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो कम्मो, जो भी बात है मुझे सच सच बता दो। आखिर तुम्हारे इस अजीब व्यवहार के पीछे का कारण क्या है। तो कम्मो घबराते हुए बोली, मैडम आप मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। रचना झुंझला गई और कहने लगी, देखो मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगी या नहीं करूंगी वह बात की बात है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम चीखी क्यों। कम्मो के हाथ पैर कांप रहे थे। रचना ने झट से उसे एक गिलास पानी लाकर दिया।
कम्मो ने एक सांस में ही गिलास खाली कर दिया और बरामदे से नीचे उतरी हुई सीढ़ियों पर सिर पकड़कर बैठ गई। उसने अपनी अनियंत्रित होती हुई सांसों को नियंत्रित किया और फिर धीरे से बोली, मैडम, मैं साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। रचना की नज़रें उसके चेहरे से मानो चिपक सी गई थीं। वो व्याकुलता से बोली कि तुम राजन के बारे में क्या कहना चाहती हो। कम्मो ने अपना गला साफ करते हुए कहा कि उस आदमी का नाम राजन नहीं बल्कि पवन है। वह हमारे ही गांव में रहता था। उसने अपने प्रेम के जाल में गांव की एक लड़की को फंसा लिया और वह लड़की उसके प्यार में अंधी होकर अपने घर से गहने और रुपए लेकर उसके साथ भाग खड़ी हुई। अगले ही दिन उसकी लाश हमें रेलवे ट्रैक पर मिली थी और ये पवन उसी समय से लापता है। पुलिस को इसकी तलाश है, लेकिन यह कहाँ गायब हो गया था किसी को कुछ पता नहीं चला। आज इसे यहाँ देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। इसे डर के मारे मेरी चीख निकल गई। कम्मो एक सांस में बोल गई। उसके हाथ पर थरथर कांप रहे थे। ये सच्चाई जानकर रचना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वह तो राजन को अनाथ समझ रही थी। अपने मधुर व्यवहार से राजन ने पहले रघुवीर जी के दिल में अपने लिए जगह बनाई थी और फिर रचना से भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि राजन एक धोखेबाज इंसान है। उसने कहा कि मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम मुझे यह सब बता रही हो तो फिर मैं एक बार तुम्हें तुम्हारी बातों को साबित करने का मौका देना चाहती हूँ। कम्मो ने कहा कि मैं अभी गांव के मुखिया जी से आपकी बात करवा देती हूँ। उसने तुरंत ही फ़ोन निकाल कर मुखिया जी से उसकी बात करवाई। उन्होंने भी कम्मो के बातों की पुष्टि की और इसके साथ ही उधर से उन्होंने पवन की तस्वीर भी भेजी, जिसे देखती रचना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया और सारी बातें बता दी। पुलिस ने आकर पवन उर्फ राजन को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ करने के बाद पता चला कि गांव से फरार होने के बाद उसने अभी तक ऐसे ही 6 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और अलग अलग तरीके से लूटपाट करके वह उन्हें छोड़कर चला आया था और अब वह जल्दी ही रचना को अपना अगला शिकार बनाने वाला था। जल्दी ही वह सारी प्रॉपर्टी हड़प कर यहाँ से रफू चक्कर होने वाला था। यह सब जानकर रचना को गहरी ठेस पहुंची थी, लेकिन उसे बस तसल्ली इसी बात की थी उसके साथ कुछ बहुत बड़ा होने से पहले ही अपराधी पकड़ में आ गया था। वह कम्मो को भी धन्यवाद देते नहीं थक रही थी, जिसकी वजह से आज उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने से बच गई थी। हालांकि जख्म तो गहरे थे, लेकिन वक्त ने उसके जख्मों को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया था। राजन को उसके लिए अपराध की सजा मिली। रचना अब खुद ही अपना बिजनेस संभाल रही थी। इसके साथ ही वह अपने पिता का ध्यान भी खुद ही रख रही थी। अब उसे विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। कुछ सालों बाद उसने अनाथाश्रम से एक छोटी सी बच्ची को गोद लेकर उसकी परवरिश में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी, क्योंकि कुछ धोखेबाज ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। और अब रचना किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती थी। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक नए रिश्ते जोड़ने से पहले इंसान के बारे में अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी के मन में क्या है या किसी को पता नहीं चलता। हर कोई अच्छा मुखौटा लगाकर घूमता रहता है, लेकिन वक्त आने पर उसकी असलियत पता चलती है। ऐसी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।